तो ये झुका होता है। इस झुके हुए कोण को हम क्या कहते हैं? इस झुके हुए कोण को कहते हैं नति कोण। नति कोण यानी डीप एंगल। क्या नाम है भाई? नति कोण। चुंबकीय सुई की नति, निप निप नहीं, निप नहीं, नति नति, डीप एंगल। तो चुंबकीय सुई की नति कोण हो गया, क्षैतिज के साथ है। तो इसमें सवाल आएगा भूमध्य रेखा पर ये कितना झुका हुआ है? तो आप कहेंगे सर भूमध्य रेखा पर तो ये है 0 डिग्री। और आपको पूछे ध्रुवों पर कितना झुका हुआ है, तो आप कहेंगे गुरुजी ध्रुवों पर तो ये है 90 डिग्री। और ये हमारे पास क्षैतिज के साथ समांतर नहीं होता ना, पृथ्वी की सतह के जो समांतर नहीं होता वो क्षैतिज के साथ एक कोण बनाता है। और जो क्षैतिज के साथ कोण बनाता है इसी कोण को क्या कहते हैं? इसी कोण को नति कोण कहते हैं। नति कोण का मान भूमध्य रेखा के लिए कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। और ध्रुवों के लिए कितना होता है? ध्रुवों के लिए होता है 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, जैसे ध्रुव पे जाओगे तो ये हमारे पास इस प्रकार खड़ा हो जाएगा और क्षैतिज में इस प्रकार आएगा। ठीक है भाई, ओके। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से चुंबक की ध्रुवता नियत रहती है? बताइए इनमें से कौन से चुंबक है जिसकी ध्रुवता क्या रहती है? नियत। अब पहली बात है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। यदि आपने जैसे विद्युत चुंबक बोला तो इसका मतलब है कि इसमें धारा की दिशा बदलेगी। यदि हमारे पास धारा की दिशा में परिवर्तन करने पर चुंबकीय दिशा परिवर्तित होती है, चुंबकीय दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। चुंबकीय दिशा परिवर्तित कर सकते हैं कैसे? कि मैंने धारा की दिशा बदली तो चुंबकीय दिशा बदल गई। चुंबकीय दिशा परिवर्तित का मतलब है कि हमारे पास ध्रुव है, ध्रुवों को बदलना। हमने किसको बदल दिया भाई? ध्रुवों को। यानी उत्तरी ध्रुव जगह दक्षिण ध्रुव जगह दक्षिण जगह उत्तरी हो जाएगा। दूसरा बात है अस्थायी चुंबक में चुंबकशीलता परिवर्तन होती है। चुंबकशीलता यानी कि मैंने धारा को कम किया तो चुंबकशीलता बढ़ी, धारा घटाई चुंबकशीलता घटी। तो ये हमारे पास धारा पर डिपेंड करेगा। धारा बढ़ाने पर चुंबकशीलता बढ़ेगी, धारा घटाने पर चुंबकशीलता घटेगी। ये भी हमारे पास कौन से चुंबक के अंदर होता है? अस्थायी चुंबक में। लेकिन ये तो कह रहा ध्रुवता नियत रहनी चाहिए। जो हमारे पास उत्तरी है उत्तरी रहना चाहिए, जो दक्षिणी है वो दक्षिणी ही रहना चाहिए। बताइए कौन सा है? तो आप कहेंगे अस्थायी चुंबक में नहीं होता है। तो अस्थायी नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं। ये हमारे पास किसमें होता है? स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किससे निर्मित होता है? तो आप कहेंगे मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? मिश्र धातु का। मिश्र धातु का क्यों? मिश्र धातु का बना है। मिश्र धातु का है एल्निको। एल्निको यानी एल्यूमिनियम की निकल कोबाल्ट। या फिर आप इसको किसका बना लेते हैं कि आप इस्पात से बनाते हैं। सबसे ज्यादा स्थायी चुंबक किसका बनता है? तो आप कहेंगे इस्पात का स्थायी चुंबक बनता है। ठीक है, ध्रुव तो नियत है, इन्होंने बोल रखा। चुंबकशीलता का मान भी इसका नियत रहता है। लंबे समय तक चुंबकीय गुण बने रहते हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं? जैसे मान लो लाउड स्पीकर में इसका प्रयोग किया जाता है। डोर क्लोजर जो होता है, डोर क्लोजर में इसका प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर में इसका प्रयोग किया जाता है। डोर क्लोजर में इसका प्रयोग किया जाता है। कंपास के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कंपास जो दिशा बताता है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सब जगह इसका प्रयोग होता है। अस्थायी चुंबक का प्रयोग कहां होता है? तो आप कहेंगे विद्युत क्रेन में, विद्युत घंटी में, मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, इन सब जगह कौन सा चुंबक होता है? अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ओके। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ विषम चुंबकीय? विषम चुंबकीय को आप इंग्लिश में देख लो क्या लिखा? डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है जिसकी हमारे पास चुंबकशीलता है, मतलब सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम है। सापेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम है तो हमारे पास जो जाई होता है ना वो हमारे पास 0 से कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जाई है वो ऋणात्मक आ गया। ये ऋणात्मक आने का मतलब है कि ये चुंबकीय गुणों को नष्ट करने का इसके अंतर्गत गुण आ गया। चुंबकीय गुणों को क्या करने का गुण आ गया भाई? चुंबकीय गुणों को नष्ट करने का इसके अंदर गुण आ गया। इसीलिए हमारे पास ये क्या हो गया भाई? तो आप कहेंगे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है भाई, यानी कि विषम चुंबकीय पदार्थ। विषम चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखा को गुजरने नहीं देता अपितु उसके चुंबकीय गुणों को नष्ट करता है, वही हमारे पास विषम चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर गोल्ड तो हो सकता है लेकिन एल्यूमिनियम नहीं है। एल्यूमिनियम हमारे पास पैरा होता है। ठीक है भाई, बिस्मिथ ठीक है, सल्फर ठीक है, ग्लास हाँ ये ठीक है। स्टील, स्टील हो नहीं सकता क्योंकि स्टील हमारे पास कौन सा जाता है भाई? लोहा चुंबकीय। स्टील, निकल, कोबाल्ट तीनों लोहा चुंबकीय में। प्लेटिनम, एल्यूमिनियम ये दोनों हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। तो हमारे पास डायमैग्नेटिक ऑप्शन कौन सा है? इस बिस्मिथ हो गया, सल्फर हो गया, ग्लास हो गया। इसके अलावा नाम बोलोगे तो एंटीमनी हो गया। तो ये होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मुझे हवा क्या है और हवा क्या है और पानी क्या है? तो आप ध्यान रखना, कहना सा पानी तो है डायमैग्नेटिक, ठीक है ना, और हवा है पैरामैग्नेटिक। हवा कौन सी है? पैरामैग्नेटिक। और पानी कौन सा हमारे पास है? डायमैग्नेटिक है। ओके जी, हाँ। अगला देखो भाई, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अनुचुंबकीय पदार्थ कहते किसे हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ हमारे पास वह पदार्थ जिसमें हमारे पास म्यू आर का मान है 1 से थोड़ा अधिक है। 1 से थोड़ा अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक नहीं है, 1 से थोड़ा अधिक है। और 1 से थोड़ा अधिक है ना, जिसके कारण ये ससेप्टिबिलिटी का मान है, ये होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन होता पॉइंट में ये 0 से बड़ा है तो ये मान किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस मटेरियल को कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखा को तो गुजरने देता है परंतु चुंबकीय गुण बहुत ही कम धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो क्लिट वायरिंग, कॉपर, बिस्मिथ, ग्रेफाइट, बताइए इनमें से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आप कहेंगे क्लिट वायरिंग का तो ऑप्शन भी देने गलत है। अब बिस्मिथ है तो बिस्मिथ हम जानते हैं कौन सा होता है भाई? बीच में तो डाई होता है, ठीक है। और अब है कॉपर, कॉपर है कि ग्रेफाइट है। अब दो ऑप्शन आ गया। अब इन ऑप्शन के अनुसार तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेफाइट हमारे पास क्या होता है? ग्रेफाइट भी डाई होता है। अब कॉपर के बारे में थोड़ा सा विवाद इसलिए रहता है कि इस पर्सन के अनुसार तो आपका कॉपर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है उन्होंने तो इसको पैरामैग्नेटिक दिया नहीं, ये इसको दे देते हैं डाई में। तो आपको सारे ऑप्शन डिलीट करने के बाद में जब कॉपर का आता है तो देखना पड़ेगा, वही आपका उत्तर होगा। जब बाकी सभी उत्तर को देख लेते हो ना उसके बाद कॉपर पर नजर करना पड़ेगा। अच्छा, ये ग्रेफाइट कहां से? ग्रेफाइट तो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक यानी लोहा चुंबकीय। ये तो लोहा चुंबकीय है, ये प्रति चुंबकीय है। तो ये हमारे पास कौन सा बचेगा? ये तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए बचा हुआ आंसर मैंने कॉपर करना है। कॉपर सीधा कोई आंसर दिया नहीं जाता क्योंकि निमी की किताबों ने 2-3 वर्जन ऊपर नीचे कर दिया सब कुछ। इसलिए जब इस प्रकार का सवाल आए तो आपको इस प्रकार से चीजों को देखना है ध्यान से भी, ठीक है, ओके ओके। अगला है नेक्स्ट, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से थोड़ी अधिक होती है। पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से थोड़ी अधिक होती है, बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता इकाई से थोड़ी अधिक किसकी होती है? अभी मैंने ये लिखा था म्यू आर का मान है जो 1 से थोड़ा अधिक है। किसका लिखा मैंने? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का तो किसका होगा? आप कहेंगे 1 से थोड़ा अधिक होगा पैरा का। लोहा का क्या होता है? लोहा में तो आप ये लिखोगे म्यू आर का मान 1 से अधिक 1000 तक, 1 से अधिक 1000 तक, ठीक बात है। और डाया में लिखोगे म्यू आर का मान है 1 से कम होता है। म्यू आर का मान क्या हो गया? 1 से कम हो गया। तो ये पूछा है कि 1 से थोड़ा अधिक किसका होता है? तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का।
नॉन मैग्नेटिक क्या होता है? ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जो नॉन मैग्नेटिक है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है जो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होता है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, ओके जी। ऐसा कोई पदार्थ होता है कि जो नॉन मैग्नेटिक ना जीना, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नॉन मैग्नेटिक होता है। चलो भाई, यहां तक तो मैंने अपेक्षित चुंबकशीलता के बारे में और इनके बारे में पूरी आराम से चर्चा कर ली, कोई दिक्कत नहीं। म्यू आर का मान 1 से अधिक 1000 तक होता है। प्रति चुंबकीय म्यू आर का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। अचुंबकीय में नॉन मैग्नेटिक ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ हो। बढ़िया बात। चलो जी, अगला मान है, निम्नलिखित में से क्या एक नरम चुंबक का उदाहरण है? बताइए, नरम चुंबक का यानी सॉफ्ट मैग्नेट का कौन सा उदाहरण है जो हमारे पास सॉफ्ट है? सॉफ्ट मैग्नेट का कौन सा उदाहरण है? अब सॉफ्ट मैग्नेट तो क्या होता है कि ऐसे तो कोई सीधा सॉफ्ट मैग्नेट नाम होता नहीं है, यानी ऐसा जो धारा पर निर्भर करता है, जिसका मान किस पर निर्भर करता है? धारा पर। और धारा पर निर्भर करता है तो वो हमारे पास क्या हो गया? विद्युत चुंबक हुआ। तो ये हमारे पास विद्युत चुंबक हो गया। विद्युत चुंबक हमारे पास क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक कहलाता है। विद्युत चुंबक हमारे पास क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे अस्थायी चुंबक कहलाता है। लेकिन इसकी चुंबकशीलता क्या होती है कि आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ोगे इसकी चुंबकशीलता का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटोगे तो चुंबकशीलता का मान घटेगा, यानी कि इसकी चुंबकशीलता को आप सर्वाधिक आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो ये नरम चुंबक सॉफ्ट मैग्नेट वही होगा, क्योंकि हम लिखते हैं अस्थायी चुंबक में नरम लोहे का तार प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? नरम लोहे का। पूछे एल्नी को है क्या? तो आप कहेंगे ना जी ना, एल्नी को तो हमारे पास मिश्र धातु के द्वारा बना हुआ है। हाँ जी, मिश्र धातु का बना हुआ है। ये हमने आज ही लिखा था आते ही कि ये कौन सा चुंबक है, तो आप कहेंगे सर ये तो अस्थायी चुंबक है। अस्थायी चुंबक में सबसे पहले वरीयता किसको देते हैं? इसको एल्निको को सबसे पहले वरीयता देते हैं। किस में देते हैं? तो आप कहेंगे अस्थायी चुंबक के अंदर इसको वरीयता देते हैं। इस चुंबक में इसको देते हैं एक एल्कोमिक्स है तो वो भी कर लेते हैं। पूछे सिलिकॉन लोहा क्या है, तो मैं कहूंगा भाई सिलिकॉन लोहा है ना एक अस्थायी चुंबक है। आप कहेंगे सर लोहा नाम आ गया, आप कैसे बोल रहे हो? अस्थायी चुंबक कैसे हो सकता है? मैं आपको इतना सा बताऊं कि आप बताइए मोटर की कोर में कौन सा काम लिया जाता है? मोटर की कोर में यानी कि क्रोड में किसका प्रयोग है? तो आप कहेंगे सिलिकॉन लोहा का। क्रोड में किसका प्रयोग है? सिलिकॉन लोहा का। और ये मोटर की क्रोड में काम लोगे विद्युत चुंबक लोगे, अस्थायी चुंबक काम लोगे, तो आप कहेंगे विद्युत चुंबक लेंगे। तो विद्युत चुंबक ही हमारे पास कौन सी होती है? नरम चुंबक है। इसका मतलब है सिलिकॉन लोहा हमारे पास अस्थायी चुंबक के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है? अस्थायी चुंबक के रूप में कार्य कर रहा है। ये मामला नहीं है, ठीक है। टंगस्टन इस्पात और सही इस्पात नहीं है, सिलिकॉन स्टील है जो हमारे पास इसके रूप में कार्य कर रहा है। एक होता है हमारे पास क्यूरी तापमान। एक कौन सा तापमान होता है भाई? क्यूरी, मैडम क्यूरी ने दिया था क्यूरी तापमान। अब क्यूरी तापमान का मान तो मुझे याद है नहीं, तो आप बताएंगे, मैं आपको इतना समझा दूं क्यूरी तापमान होता क्या है। आप ऐसे सिंपल है, क्यूरी तापमान किसे कहते हैं? वह ताप जहां पर लोहा चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाए? अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका मतलब है तापमान बढ़ाने पर हमारे पास चुंबकशीलता का मान क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे तापमान बढ़ाने पर चुंबकशीलता का मान है जो घटेगा। क्यूरी ताप कौन सा होगा? क्यूरी ताप वो होगा कि तापमान बढ़ाया तो लोहा चुंबकीय पदार्थ जो है, लोहा चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर वो हमारे पास क्यूरी ताप कहलाता है। चलो भाई, अब इसका मान के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला मान आया कोबाल्ट। कोबाल्ट का हमारे पास होता है 1127 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बाद में आता है लोहा, लोहा का होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर आता है आपके पास निकल, निकल का 354 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या यही मान होता है? और अब आता है इसका केल्विन में, तो ये तो हो जाता है 1400 केल्विन। कितना हो जाता है भाई? 1400 केल्विन हो जाता है। और 770 है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? 1043 हो गया क्या भाई? 1043 केल्विन है। और ये कितना हो जाएगा भाई? 600 नहीं, 600 356 नहीं किया, 627 होता है। नहीं 627 नहीं था, हाँ 354 ना, 1170 है, 770, 1127 है, 1127 है कोबाल्ट से। 358 है ना, हाँ ये हो सकता है। 58 8 3 11 1 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 5 7 12 1 13 3 तो 5 631, ये तो नहीं था। 4 घटो 631 4 घटो 623 623 था भाई, 354 करो, सही है, गड़बड़ नहीं है, 627 करेक्ट है। तो ये कोबाल्ट का, एक लोहा का और एक निकल का। ये तापमान कौन सा कहलाता है? क्यूरी तापमान, क्योंकि तापमान बढ़ोगे पदार्थ की चुंबकशीलता घटेगी। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाएगा? तो लोहा चुंबकीय पदार्थ हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। ओके जी, ठीक है। अगला है निम्न पदार्थों पर विचार कीजिए। बिल्कुल हम पूरा पूरा विचार करेंगे, विचार करने के लिए आए हैं आज। चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम में इन पदार्थों का सही क्रम क्या है? पारगम्यता घटते क्रम में देखो कि निकल है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है, तो ये तो फेरो, इसका तो मान होगा ज्यादा। और रजत और ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, देखो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम तो कन्फर्म है कि पैरा होता है, ये तो कन्फर्म है पैरा होता है। और ये हमारे पास आता है लगभग डाया के आसपास, क्योंकि तांबा और चांदी उसमें आता है। तो सबसे कम तो करो रजत को। तो आपको क्या लिखता है घटते क्रम में? घटते क्रम में सबसे कम आना 2 नंबर, ये रहा भाई 2 नंबर सबसे कम। सबसे पहले आना निकल 1 नंबर, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, बस 1 नंबर 2 नंबर को हमने पकड़ लिया तो हमारे पास उत्तर आ गया। 1 नंबर 2 नंबर पकड़ते क्या आ गया? उत्तर 1 4 3 2। इसी प्रकार आएगा हमारे पास निकल। हमारे पास कौन सा मेटल है? फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, फेरो हमारे पास कौन सा होता है? ये भी ध्यान रखो भाई, जब हमारे पास इस प्रकार से चुंबकशीलता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, यानी चुंबकशीलता एक ही दिशा में हो। तो ये हमारे पास यदि इस प्रकार से विपरीत दिशा में हो तो ये हमारे पास क्या होगा? एंटी फेरो होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास एंटी फेरो हो जाता है, ठीक है, एंटी फेरो हो जाता है। और यदि हमारे पास जितना प्लस मतलब ऊपर के उतना ही विपरीत दिशा में, तभी एंटी फेरो है। जितना ऊपर है उतना नीचे नहीं है, यानी ये चिन्ह जो कम है तो विपरीत दिशा में, लेकिन इसका परिणाम एक दिशा में जा रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा था? 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? फेरी मैग्नेट, फेरी मैग्नेट है कि नहीं? ओके, चलो। चुंबकीय बल का नियम किसने दिया था? बताइए, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल का नियम है जो, बताइए किसने दिया है? यानी चुंबकीय बल का नियम तो उसने दिया जिसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? तो चुंबकीय प्रेरण का नियम देने वाला एक आदमी जो है माइकल फैराडे। फैराडे है, ये विद्युत अपघटन के नियम भी दिए थे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी दिए थे। सीवी रमन साहब ने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकीर्णन की खोज की थी। न्यूटन ने सफेद किरणों की गुरुत्वाकर्षण की उनकी खोज की थी। गुलाम ने भी बताया था, लेकिन गुलाम ने जो बताया था वो आवेश के बारे में बताया था। तो ऑप्शन इतना अच्छा दिए हैं कि आपका आंसर वैसे भी आपको किस पर जाता है? मन फैराडे पे जाता है। अच्छा, किसी धारावाही चालक में हमारे पास जो धारावाही चालक पर लगन एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर होगा BIL sin थीटा। एफ बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे एफ बराबर होगा BIL sin थीटा। एफ बराबर क्या होगा? BIL sin थीटा। बी हमारे पास क्या होता है? तो बी हमारे पास हो गया फ्लक्स घनत्व है।
बी हमारे पास क्या हो गया, फ्लक्स घनत्व हो गया। एल हमारे पास क्या हो गया, एल हमारे पास हो गया चालक की लंबाई, एल हमारे पास हो गया चालक की लंबाई। और हमारे पास आई है प्रवाहित धारा, आई क्या हो गया भाई, प्रवाहित धारा। और जो थीटा है तो हमारे पास साइन थीटा को आप क्या कहेंगे, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच ज्या कोण, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच ज्या कोण, यही है कि नहीं भाई, बीच ज्या कोण, यही हमारे पास होता है। बी फ्लक्स घनत्व है, एल चालक की लंबाई है, आई प्रवाहित धारा है। यदि जैसे ही प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा बल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, सबसे ज्यादा प्रभावित इस धारा के कारण ही करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित किसके कारण करता है, तो धारा के कारण ही करता है। ओके चलो भाई, किसी पदार्थ की विमुखता किसके साथ परिवर्तित होती है, बताइए भाई। किसी पदार्थ की द रिलेक्टेंस ऑफ मेटल चेंज विद, मटेरियल का रिलेक्टेंस है वो किसके साथ चेंज होगा, ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है। ओके जी ठीक है भाई, तो रिलेक्टेंस है वो किसके साथ चेंज होगा, इसके बारे में बताइए भाई। तो आप कहेंगे भाई रिलेक्टेंस के बारे में बात करें, हाँ जी रिलेक्टेंस के बारे में बात करें। सबसे पहली बात तो रिलेक्टेंस है, इसका प्रतीक क्या है, या तो आर एम लिख दो या एस लिख दो, ज्यादातर जगह क्या लिखा जाता है, एस लिखा जाता है। रिलेक्टेंस हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, धारा के प्रवाह में बाधा होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो फ्लक्स के प्रवाह में बाधा को कौन क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं फ्लक्स के प्रवाह में बाधा होता है, फ्लक्स के प्रवाह में जो बाधा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलेक्टेंस कहते हैं। बात तो ठीक है भाई, तो कहेंगे फ्लक्स के प्रवाह में बाधा को अपन क्या कहेंगे, तो फ्लक्स के प्रवाह में बाधा को हम रिलेक्टेंस कहेंगे। हाँ जी ठीक बात है। अब आता है फ्लक्स के प्रवाह में तो बाधा हो गई, और फ्लक्स के प्रवाह में बाधा क्या कहलाई, तो आप कहेंगे फ्लक्स के प्रवाह में बाधा रिलेक्टेंस कहलाई। अब रिलेक्टेंस का सूत्र क्या है, एस बराबर होता है एल बटा म्यू नोट म्यू आर ए, ये होता है हमारे पास, ठीक है भाई। तो ये एस बराबर है। अब बताओ फ्लक्स की लंबाई पर निर्भर कर रहा है क्या, हाँ जी हाँ, तो हमारे पास लंबाई के तो समानुपाती है, ठीक बात है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, बिल्कुल सही बात है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रम अनुपाती है। पूछे एमएम पर, हाँ एक तो ये हुआ, अपनी दो पर तो निर्भर कर दिया, एमएम क्या कैसे हुआ, तो यहाँ से एक और सूत्र बनता है, जिस प्रकार रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार रिलेक्टेंस होता है ना, तो इसका एक और सूत्र एमएम बटा फाई, क्या होता है एमएम बटा फाई। इसका मात्रक यहाँ से क्या आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से मात्रक आएगा इसका प्रति हेनरी, क्या है भाई, प्रति हेनरी, प्रति हेनरी एक बटा हेनरी आया। इसका मात्रक हमारे पास यहाँ पर क्या आया, तो आप कहेंगे एम्पियर टर्न प्रति वेबर आया, क्या आ गया भाई, एम्पियर टर्न प्रति वेबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका बन गया भाई, एम्पियर टर्न प्रति वेबर है तो एमएम बन गया। तो हमारे पास फ्लक्स की लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एमएम, ये सभी तो बिल्कुल आप कहेंगे ये सभी तो सभी ऑल ऑफ दीज, ये हमारे पास क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये हमारे पास रिलेक्टेंस का हो गया। फ्लक्स के प्रवाह में बात उत्पन्न करना, मात्रक इसका प्रति हेनरी है, एमएम बटा फाई इसका मान है, ये हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास रिलेक्टेंस है। अच्छा अब देखो रिलेक्टेंस के बारे में तो सारी बात पता चल गई कि ये हमारे पास क्या होता है, इसका रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, ये आप कमेंट में कर दीजिए फटाफट सभी बच्चे। रिलेक्टेंस बराबर एक बटा क्या लिखूंगा, तो आंसर आएगा परमियंस, परमियंस यानी परमियंस किसका व्युत्क्रम है, रिलेक्टेंस का, रिलेक्टेंस किसका व्युत्क्रम है, परमियंस का, ठीक है। ये प्रॉब्लम भेजो फटाफट, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है, बताइए भाई। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है, वो कौन सा है, कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल कोबाल्ट मिश्र धातु या फिर मृदु लोहा, बताइए जो स्थायी रूप से चुंबकत्व को कौन नहीं रोकता है। तो आप कहेंगे ये तो हमारे पास स्थायी चुंबक है, ये भी स्थायी चुंबक है, ये भी स्थायी चुंबक है, ये हमारे पास कौन सा है, तो आप कहेंगे मृदु लोहा होता है, वो हमारे पास अस्थायी चुंबक है। कौन सा है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक का मतलब है विद्युत चुंबक, कौन सा है, मृदु लोहा, मृदु लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन। अगला ये रहा भाई, अब हमारे पास बीएच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। बीएच वक्र में ये हमारे पास होता है बी, बी हमारे पास क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फ्लक्स घनत्व होगा। अभी ध्यान से देख लेना भाई, बी होगा फ्लक्स घनत्व, एच होता है, एच होता है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, ये हमारे पास क्या कहलाता है, एच कहलाता है। तो शुरुआत में हमारे पास इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे आपने एच का मान बढ़ाया वैसा वैसा बी का मान बढ़ा, जैसे जैसे एच का मान बढ़ा वैसे वैसे बी का मान क्या बढ़ा, ठीक बात है। तो जैसे जैसे एच का मान बढ़ा बी का मान बढ़ा, उसके बाद में आप एच और बढ़ा रहे लेकिन बी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब इस बिंदु को आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर इस बिंदु हम कहते हैं संतृप्ता बिंदु, संतृप्ता बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक बात है। अब सैचुरेशन पॉइंट के बाद में जैसे जैसे यहाँ से वोल्टेज घटाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र घटाएंगे तो हमारे पास फ्लक्स का मान भी घटेगा, लेकिन यहां तक आते आते हमारे पास एच का मान तो जीरो हो गया लेकिन बी जीरो नहीं हुआ, तो ये तो है ओ और इसको ले दो नाम आर, तो ये हमारे पास कहलाएगा ओ आर। तो ओ आर की जो दूरी है, आप एच जीरो होने पर भी बी जीरो क्यों नहीं हुआ, तो आप कहेंगे अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो ये क्या कहलाएगा, अपशिष्ट चुंबकत्व, और अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण है जो हमारे पास ये मान हुआ, ठीक बात है। उसके बाद में जैसे जैसे आप आर को घटोगे, आर को घटोगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, सॉरी बी को घटोगे और यानी एच को माइनस करोगे तो बी तो जीरो हो गया, और एच हमारे पास यहाँ किस में आ गया, नेगेटिव में। तो ये जो ओ से सी के बीच की दूरी है, तो ये जो पुराने चुंबकीय का गुण है, जो अपशिष्ट चुंबकत्व है, उसको हटाने के लिए जो बल लगा वही है, और उसको हटाने के लिए जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निग्रहिता बल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निग्रहिता बल, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास इस प्रकार से ये जो हमारे पास आकार बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बल कहलाएगा, निग्रहित बल कहलाएगा, क्योंकि पूछा भी हमें इसी के बारे में एक्स यही तो दिया था, ये कौन सा बल है, तो आप कहेंगे निग्रहित बल है। अब हाँ अपशिष्ट चुंबक हटाने के लिए बल होता है निग्रहित बल। अब एक और मामला है जो आपको ध्यान से देखना है। अब ये जो बीएच वक्र का क्षेत्रफल है, ये ध्यान से देख लो भाई, जो बीएच वक्र का क्षेत्रफल है वो हमारे पास कैसा है, तो आप कहेंगे जो बीएच वक्र का क्षेत्रफल होता है ना, वो हमारे पास हिस्टैरिसीस हानि को दर्शाता है। कौन सी हानि को दर्शाता है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास हिस्टैरिसीस हानि को दर्शाता है, ठीक बात है। अब आपको पूछ इसमें बी आगे है एच आगे है, क्या है, तो आप कहेंगे भाई हमारे पास बी पीछे एच आगे है, तो इसमें आप कहेंगे क्योंकि जैसे जैसे एच को घटाओगे एच जीरो के लिए फिर बी जीरो नहीं हुआ, एच नेगेटिव गया तब जाकर बी जीरो, तो बी तो पीछे पीछे चल रहा है, तो आप इसमें कहेंगे बी लेक्स बाई एच, बी लेक्स बाई एच, बी क्या हो जाएगा भाई, तो बी लेक्स बाई एच होगा। बी एच से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे बी एच से पीछे चल रहा है, बी एच से क्या कर रहा है, लेक्स कर रहा है, तो बी लेक्स बाई एच होगा, यही हमारे पास निग्रहिता बल कहलाएगा, ठीक है। संतृप्त बिंदु के बारे में मैंने बता दिया, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बता दिया, सारा सारा गुण इसमें मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास एक होता है, पूछे अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक का ये किस प्रकार बनता है। यदि हमारे पास तीन बनाता हूं भाई, ध्यान से देखना, आपको कभी भी आंसर देना पड़ेगा, तो इन तीन की सहायता से आप कभी भी आंसर दे सकते हैं। यह है स्थायी चुंबक,
ठीक बात है, ओके। ये हमारे पास है अस्थायी चुंबक। बताइए अस्थायी चुंबक में हिस्ट्रेस हानि क्या होगी? कम, क्योंकि एरिया भी क्या हो जाता है? छोटा। एरिया छोटा होता है तो बाकी आकार वैसे ही होता है, एरिया हो जाता है छोटा, पतला हो जाता है, तो हिस्ट्रेस हानि क्या हो जाती है? कम, ठीक है। और अब देखिए ये है, ये का यही हमारे पास इसी प्रकार आ जाता है। ये किसका होता है? हवा का, ठीक है ना। और पूछा जाए कि हिस्ट्रेसिस में ग्राफ कैसा होना चाहिए, पूछे ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो आप कहना पतला एवं संकरा, पतला एवं संकरा। तो बताइए भाई हमारे पास इस हवा में हिस्ट्रेस हानि होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसका एरिया है ही नहीं, एरिया है ही नहीं, तो एरिया हमारे पास कम से कम होना चाहिए, तो पतला एवं संकरा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके। अगला भाई, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय समता चुंबकीय विभव का मापन किसके रूप में किया जाता है? चुंबकीय विभव एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहेंगे फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होती है फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है? तो आप कहते हैं इसे हम कहते हैं एमएमएफ। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होती है? तो आप कहेंगे एफएम बराबर क्या होगा? तो एफएम बराबर एन गुणा आई। एफएम बराबर क्या हो जाएगा भाई? एन गुणा आई, ठीक है। एन गुणा आई है तो मात्रक क्या आएगा? मात्रक हमारे पास एक होता है एसआई और एक होता है सीजीएस। एसआई तो हमारे पास होगा एम्पीयर टर्न, 80 एम्पीयर टर्न, और सीजीएस होगा गिलबर्ट। सीजीएस क्या होगा? तो सीजीएस होगा गिलबर्ट और एसआई होगा एम्पीयर टर्न। ये हमारे पास किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास एमएमएफ का है। एमएमएफ कौन सा होता है भाई? तो आप कहेंगे एमएमएफ होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या कहलाएगा? एमएमएफ। तो ये हमारे पास एफएम बराबर एन गुणा आई, मात्रक है एसआई एम्पीयर टर्न, और सीजीएस कौन सा है? तो आप कहेंगे सीजीएस हमारे पास है गिलबर्ट है, ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा भाई हेनरी जो है हमारे पास क्या होगा? तो हेनरी है हमारे पास प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए। किसके लिए होता है भाई? हेनरी है प्रेरकत्व के लिए। हेनरी किसके लिए है? तो हेनरी हमारे पास किसके लिए रहेगा? तो प्रेरकत्व के लिए रहेगा। और गुलाम है जो हमारे पास किसके लिए रहेगा? तो गुलाम है, गुलाम हमारे पास आवेश करेगा मैं मात्र, ठीक है ना, ओके। फेराडे है धारिता का होता है। एमएमएफ के बारे में मैंने बता दिया आपको। यूट्यूब पर खाली आपकी प्रमोशन के लिए रिकॉर्डेड वीडियो रहता है बस आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर भी आप आ गए हो, है ना, ब्लॉक मारो। थैंक यू, बाय, ठीक है। प्रश्न को उत्तर आता है, उत्तर करो। ज्ञान नहीं देना, ज्ञान है, ज्ञान से ही तो बाल उड़े हैं, ऐसे थोड़ी उड़े हैं। आपको क्या लगता है दूर से उड़े ना? आपको मेहनत कराते हैं, पूरी की पूरी मेहनत कराते हैं। सुबह 7 बजे लगते हैं, ऑफलाइन बैच के, ऑनलाइन बैच के, सब बच्चों को मेहनत कराते हैं। एग्जाम के टाइम हम अपनी तरफ से पूरा दिन रात एक करते हैं, है ना भाई, बिल्कुल। और किसी के पास ऐसा ज्ञान है तो ज्ञान अपने पास रखना। और ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं तो उनको भी पता है कि जब बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं, तभी मैं उनको एक बात कहता हूँ कि आप चाहोगे कि भाई मेरी क्लास ऐसे हो ऐसे हो, तो वैसे कोई मिलनी जरूरी नहीं है। आपकी क्लास वैसे होगी जैसे मैं चाहूंगा, और मैं वैसे ही चाहूंगा जैसे एग्जाम को चाहिए। तो आपकी क्लास वैसी होगी जो एग्जाम के लिए चाहिए। आप क्या चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम के लिए क्या चाहिए वो सब कुछ होगा। ये तो मैं आपसे पहले दिन कहता हूँ, है कि नहीं? तो वही बात रहती है। और ये कोई आपके हेल्पर बेस नहीं, हर बेस में कहता हूँ, पिछले 5 साल से ये क्लाइंट बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास कैसे होगी जो एग्जाम के लिए चाहिए। आप चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं होना है। चाहना है कि एग्जाम के लिए हेल्पर के एग्जाम, तो उसके लिए कैसी क्लास चाहिए, कब एग्जाम में उसको कब कौन सी क्लास लगानी चाहिए, वो सब कुछ मैं करूंगा, सब कुछ और करता भी हूँ, है कि नहीं? वो सब कुछ करूंगा और करता भी हूँ। रिलक्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है? एल बटा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन ए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एस बराबर एम एम बटा फाइव गलत है, क्यू इंटू ए ये भी गलत है, फाइव इंटू ए भी गलत है। एक तो ये होता है, दूसरा मैंने बताया था एस बराबर एम एम एफ बटा फाइव होता है, एम एम एफ बटा फाइव होता है, ठीक बात है। तो इस हिसाब से हमारे पास मात्रक क्या आएगा? तो मात्रक हमारे पास दो आ जाते हैं। एक तो आप लिख दो प्रति हेनरी, इसका रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है? प्रति हेनरी। दूसरा लिख दो आप मात्रक इसका एम्पीयर टर्न प्रति वेबर है। उधर से आ जाएगा एम्पीयर टर्न प्रति वेबर, इधर से आ जाएगा प्रति हेनरी, ये दोनों इससे मात्रक इससे आ जाता है। फिर मैंने आपको भी बताया था कि रिलक्टेंस किसका व्युत्क्रम होता है? तो आपने ये बताया था रिलक्टेंस हमारे पास किसका व्युत्क्रम है? परमियंस का। परमियंस का व्युत्क्रम क्या होता है? रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? परमियंस। रिलक्टेंस व्युत्क्रम क्या होता है? परमियंस, ओके भाई, ठीक है। अब आपको पूछ लेगा भाई परमियंस का मात्रक क्या है? तो परमियंस का मात्रक पूछना है तो आप कहेंगे एक तो होता है हेनरी, उसको उल्टा कर दो, और दूसरा आ जाएगा वेबर प्रति एम्पीयर टर्न, क्योंकि रिलक्टेंस का उल्टा आएगा ना भाई। तो परमियंस का मात्रक क्या आएगा? रिलक्टेंस का उल्टा है। रिलक्टेंस का मात्रक है प्रति हेनरी एम्पीयर टर्न प्रति वेबर, ये वेबर प्रति एम्पीयर टर्न एंड हेनरी आ जाएगा, ओके। गिलबर्ट किसकी कही? गिलबर्ट के बारे में थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमारे पास एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। और चुंबकीय वाहक बल किसे कहते हैं? कि हमारे पास फ्लक्स के प्रभाव लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय वाहक बल। सूत्र एन इंटू आई, एस मात्रक एम्पीयर टर्न, सीजीएस मात्रक क्या होता है? गिलबर्ट। सीजीएस मात्रक गिलबर्ट किसका है? एमएमएफ का। तो आप कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ये हमारे पास भी आंसर है। पूछे ईएमएफ का मात्रक क्या होगा? तो भाई इसका मैं क्या बताऊं, ईएमएफ का मात्रक तो वोल्ट होता है, ये भी स्रोत का ज्ञात किया जाता है। चालकत्व है यानी कंडक्टिविटी लिख दिया। देखो मैं इंग्लिश के हिसाब से देखता हूं, कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी है तो हमारे पास इसका मात्रक हो जाता है महो प्रति मीटर। इंग्लिश के हिसाब से मैं उत्तर देता हूं। और यदि मैं इसको कंडक्टेंस मानूं, इसको क्या मान लूं? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस मानूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? इसका मात्रक हो जाएगा महो हो जाएगा, ठीक है। विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी है, विद्युतशीलता इट मींस परमिटिविटी है। तो बताइए परमिटिविटी जो है वो किसका मात्रक है? तो आप कहेंगे भाई परमिटिविटी है जो हमारे पास फेरेड प्रति मीटर है। किसका मात्रक है भाई? फेरेड प्रति मीटर है। क्लियर है ना भाई, ओके। चलो, प्रतिष्ठम का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस? रिलक्टेंस का मात्रक क्या है? रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम का मात्रक क्या है? बताइए। प्रतिष्ठम का मात्रक क्या है? प्रतिष्ठम हमारे पास क्या होता है? तो जिस प्रकार हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ना, धारक परम बाधा, उसी प्रकार प्रतिष्ठम होता है। और इस रिलक्टेंस का मात्रक हमारे पास एम्पीयर टर्न प्रति वेबर होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ फिर क्या होता है? प्रति हेनरी भी होता है, बिल्कुल होता है। सही बात है, ये तो अभी बड़ा ही था, ठीक है। अब मैं आपको चार एक लिखता हूँ चीजें, उसके मात्रक आप लिखते रहना। पहला है चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ, ठीक है। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताओ। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताओ। तीसरा हमारे पास है चुंबकीय मात्रक बताओ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बता दो। एमएमएफ का हमने कर लिया, प्रतिष्ठम का भी हमने कर लिया, परमियंस का भी हमने कर लिया, परमिएबिलिटी, पारगम्यता का मात्रक बताओ, ठीक है भाई, ओके। तो आप कहेंगे ऐसा है सर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई जो मात्रक है वो तो है वेबर,
और सीजीएस मात्रक है वो है मैक्सवेल, है ना भाई। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है ये तो है टेस्ला, सीजीएस मात्रक है वो है गॉस, ठीक है। पारगम्यता का मात्रक जो होता है परमेबिलिटी का ये होता है हेनरी प्रति मीटर। परमिएबिलिटी लिखा, परमियंस लिखता तो हेनरी है, परमिएबिलिटी है तो हेनरी प्रति मीटर है, ये ध्यान रखना भाई। रह जाएगा क्लियर? ओके। अगला भाई, एक वेबर बराबर कितना होता है? हाँ, एक वेबर बराबर हमारे पास क्या होता है कि एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल होता है। या तो ये बोल दो, या आप ये भी बोल दो एक वेबर बराबर 10 की घात 8 लाइन होता है। एक ही बात है। तो एक वेबर में कितनी लाइन है? 10 की घात 8 लाइन बोलो या 10 की घात 8 मैक्सवेल बोलो, दोनों हमारे पास एक वेबर में सेम ही बात है। एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल या 10 की घात 8 लाइन होती है, ठीक है ना भाई। ओके। फोर म्यू ये हमारे पास है, तो ये म्यू नहीं है, पाई आता तो ये कुछ और बन जाता है। मैं पहले वो मान लिख लेता हूँ। एक हमारे पास बहुत अच्छा सवाल रहता है भाई म्यू का। म्यू होती है परमिएबिलिटी होती है। म्यू बराबर हमारे पास क्या होता है? म्यू बराबर म्यू नोट गुणा म्यू आर है। तो इसके बारे में मुझे आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। म्यू नोट हमारे पास क्या होता है? पहली बात इसका मान लिखो क्या होता है। तो म्यू नोट होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7, मात्र क्या आएगा? हेनरी प्रति मीटर। अच्छा, अब ये क्या होता है? आप कहेंगे हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। ये हमारे पास क्या है? तो हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। तो हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है वो हमारे पास क्या कहलाता है भाई? म्यू नोट कहलाता है। हवा या निर्वात की चुंबकशीलता होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? तो हवा या निर्वात की चुंबकशीलता होती है उसे हम क्या कहते हैं? म्यू नोट कहते हैं, ठीक बात है। म्यू नोट के बारे में बात आ गई। हवा या निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नोट कहते हैं। इसे कहते हैं आप निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष 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 हमारे पास क्या होता है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट चुंबकशीलता होती है, ठीक है भाई। एक होता है हमारे पास म्यू आर। म्यू आर होता है सापेक्षिक, नाम लिख दो, कई बार नाम लिख देते हैं अपेक्षिक। ये होती है रिलेटिव चुंबकशीलता होती है, ठीक है। म्यू आर होता है ना, ये खुद क्या होता है? मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। और हवा या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है? हवा या निर्वात के लिए इसका मान होता है 1। हवा या निर्वात के लिए म्यू आर का मान कितना होता है? 1। वैसे इसका मान 1, 1 से कम, 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। म्यू नोट का मान 4 × 10⁻⁷ है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी कहते हैं भाई, परमियंस नहीं कहते हैं, परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी का मात्रक पूछेगा तो क्या कहोगे? तो आप कहेंगे हेनरी प्रति मीटर है। यदि आपको मात्रक पूछ लिया परमियंस का, परमियंस परमियंस होता है, पारगम्यता नहीं कहते, पारगम्य कहते हैं। परमियंस लिख दिया तो मात्रक क्या जाएगा? हेनरी आएगा। परमियंस का हेनरी है, परमिएबिलिटी का हेनरी प्रति मीटर है। ओके जी, चलो भाई। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? बताइए भाई। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है? बताइए भाई। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान है वो किस प्रकार लिया जाता है? निर्वात के मामले में पूछा ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है। ससेप्टिबिलिटी होती क्या है? तो आप कहेंगे ससेप्टिबिलिटी होती जाई। ये बराबर क्या होता है? म्यू आर माइनस 1। आप बताइए मुझे निर्वात म्यू आर का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे भाई निर्वात है तो निर्वात में म्यू आर का मान जो होता है वो 1 होता है। म्यू आर का मान 1 होता है तो 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये ससेप्टिबिलिटी का मान क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई कह रहा है म्यू आर का मान आएगा, ठीक है भाई तनवीर, बिल्कुल ये भी करो। ऐसी कोई समझ आई तो करो भाई, इसको समझ का निवारण होना जरूरी है। अगला, चुंबकशीलता की इकाई क्या है? चुंबकशीलता की इकाई बताइए क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, हेनरी मीटर या हेनरी प्रति मीटर। बताइए क्या होगा? चुंबकशीलता की इकाई क्या होगी? तो आप कहेंगे सर चुंबकशीलता की इकाई हमारे पास हेनरी प्रति मीटर होगी। क्या होगी भाई? चुंबकशीलता की इकाई जो है वो हमारे पास हेनरी प्रति मीटर होगी। क्या होगी? हेनरी प्रति मीटर होगी, ठीक है ना। मेन हेनरी प्रति मीटर होती है चुंबकशीलता। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ना, ये हमारे पास फ्लक्स घनत्व होता है। ये हमारे पास चुंबकशीलता नहीं है, फ्लक्स घनत्व है। मैग्नेटिज्म का मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। ओके। खाली स्थान की चुंबकीय विद्युतशीलता क्या होगी? ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। म्यू नोट बराबर 4 पाई × 10⁻⁷, ठीक है। अब ये भी 10⁻⁷ रहना, ये नहीं। तो आपका म्यू नोट का मान क्या है? 4 पाई × 10 की घात -7। ये हमारे पास क्या आएगा? तो मात्रक इसका क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर होता है, या फिर हमारे पास टर्न मीटर प्रति एम्पीयर होता है, दोनों होता है। ओपन लेना भाई। टी एंड एमपीपीजीसीएल के लिए क्लास, हाँ ये आपका एक अच्छा सवाल है। देखो कि भाई एमपीपीजीसीएल वाले बच्चे भी ध्यान से देख लो। एमपीपीजीसीएल वाले बच्चे, तो आपके एमपीपीजीसीएल वाले बच्चों के एग्जाम है 26 फरवरी को, और एमपीटीओ के एग्जाम है 27 फरवरी को। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर के मेंस को पढ़ा रहा हूँ, इनके एग्जाम है 23 फरवरी को। और आप जो बच्चे ये हैं, इन बच्चों को एक मेरा विशेष संदेश ये है कि जो मैं हेल्पर को पढ़ा रहा हूँ वो तो आपका सिलेबस है ही है पूरा का पूरा। आपके इनकी तुलना में 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो ये मैं अलग से करूंगा एक्स्ट्रा चैप्टर जो टेक्निकल हेल्पर के नहीं है, आपके है। जब तक नाम टेक्निकल हेल्पर देखिए आप उस क्लास को अटेंड कर लिया करो, वो सेम सिलेबस आपके है। लेकिन जो सिलेबस आपके एक्स्ट्रा है, जैसे कॉमन टूल्स हुआ, ड्राइंग हुई, ये कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर है, तो वो मैं आपको अलग से करूंगा, ये निश्चित है, ठीक है ना भाई। वो मैं आपको अलग से करूंगा। ओके भाई। अगला भाई, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? बताओ भाई। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई तो वही होता है जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की होती है, कोई अलग तो होती नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हमारे पास क्या होता है भाई? तो आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ट होता है, लेकिन टेस्ट तो ऐसे ही मात्रक है।